फ्रेंचाइज एक एग्जीबिशन लॉन्च की 2017 में एट कराची एक्सपो सेंटर, जिसको हम ये चाह रहे थे कि हम उन ब्रांड्स को ऑन बोर्ड लाएँ जो अपने आप को मल्टी लेवल नेटवर्क पे जा सकें, क्योंकि पर्पस यही था कि एक उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जहाँ पर वो अपनी एक्सपेंशन कर सकें बिज़नेस की, और साथ साथ हमने एक छोटा सा एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन भी रखा हुआ था, लाइक कॉन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ, जिसमें हमने उनके लिए थोड़ी सी एक्सपर्ट्स इनवाइट किए हुए थे फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर से, जो एक फ्रेंचाइज बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। जो कस्टमर अगर कोई बर्गर खाने आता है या कोई सूट लेने आता है, वो ये नहीं देखता कि बैकएंड पे ये ऑनर है या दूसरा इसका फ्रेंचाइजी है, वो सिर्फ ब्रांड को देख रहा होता है। तो ब्रांड एंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको मेंटेन रखना है। बहुत सी कंपनीज हैं जो चाहती हैं पाकिस्तान में फ्रेंचाइज ऑपरेट करना, चाहती है ना, आती नहीं। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस जो एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि गवर्नमेंट साइड पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस होती है, स्पेशली इवेंट प्लानर का जो आप काम कर रहे हैं उसको फिर जाहिर सी बात है आपके पास टीम होती है, आप उसको लेके चलते हैं। तो कहीं ऐसा होता है कि आप लोगों को खुद क्लाइंट से अप्रोच करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या फिर रेफरेंसेस थ्रू नेटवर्किंग का आपका ऐसा है कि वाइड एरिया पे लोग ऑटोमेटिकली करते हैं, फिर भी आपको लगता है कि साइड बाय साइड या टाइम टू टाइम आपको उसकी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज की पॉडकास्ट में अगेन एक डिफरेंट मेहमान हमारे सामने हैं, जिनसे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, और उनका नाम है मोहम्मद आसिफ मेमन साहब। ये इवेंट प्लानर हैं और इनकी फ्रेंचाइज़ है, और जो कि आप मैं ख़ुद भी क्यूरियस हूँ थोड़ा बहुत सुनने के लिए। इनसे हम सुनेंगे, जानेंगे, और उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से एक फ्रेंचाइज़ अगर कोई ओपन करता है तो उसको क्या करना चाहिए, और इवेंट प्लानर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्रिएटिविटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इवेंट प्लानर का काम अगर आप ये मोहम्मद आसिफ जो हैं बड़े अच्छे स्किल बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। तो आइए चलें बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने शुक्रिया आपका भी कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया एज अ पॉडकास्ट में, जिसके लिए डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं कि लोगों को प्रोवाइड कर सकूं मैं, जो मैंने अपनी थ्रू आउट जर्नी में देखी और सीखी है ना। पहले तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं। तो सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ, जैसा आपने इंट्रोड्यूस करवाया। मैं मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नाम के साथ जैसे आपको आइडिया हो जाता है। और साथ साथ फिर ये है कि 2003 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना करियर परस्यू किया था इवेंट मैनेजमेंट में। जैसे कि आप मेनली देखा ही होगा, एक्सपो सेंटर भी उसी टाइम डेवलप हुआ था, तो वहाँ से कुछ लर्निंग्स इंस्पिरेशन हमने लेके वहीं से अपना करियर स्टार्ट किया। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स साइट पर हमने एक्सपर्टीज़ गेन करते रहे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, के थ्रू एग्जीबिशंस हो जाए, कॉर्पोरेट लॉन्चेस हो जाए, अवार्ड शोज़ हो जाए, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग्स हो जाए। तो इस जर्नी को कंप्लीट करते करते ये माइंड में डिसाइड किया हुआ था कि एक टाइम में हमने अपना एंटरप्रेन्योर वाला एलिमेंट स्टार्ट करना ही है। तो 2011 में ये जर्नी मैंने अपना जो पर्सनल एंटरप्रेन्योर वाली जो एलिमेंट था वो मैंने स्टार्ट किया विद डिफरेंट सर्विसेज से, बिकॉज के एक ऑब्जेक्टिव यही था कि जब अपना यहाँ सेटअप या अपनी फर्म इस्टेब्लिश करूँ तो उसमें थोड़ी बहुत डाइवर्सिफिकेशन हो। अच्छा, डेफिनेटली जब जॉब लाइफ होती है उसमें आप बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होता आपका, क्योंकि आप एक लिमिटेड एक स्कोप ऑफ वर्क में होते हैं, फिर आपकी एक मैनेजमेंट होती है उसी के साथ लिमिटेड होते हैं। लेकिन जब आप अपने बिज़नेस में आते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारी लिबर्टीज़ भी आती हैं, और साथ साथ फिर आपको एक चैलेंजेस भी फेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बर्डन्स होते हैं, लाइक आपके फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं, फिर आपके टाइमलाइंस बर्डन्स होते हैं, फिर आपका वर्कलोड होता है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एट द बिगिनिंग टाइम आपको नहीं मिल सकता है ना। तो वो एक डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ है जो इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट प्लानिंग साइड पर है। डेफिनेटली हम उसको भी कवर करेंगे कुछ, और साथ साथ फिर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं फ्रेंचाइज़ के ऊपर आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि इसी जर्नी में डिफरेंट मेरे विज़िट्स होते थे इंटरनेशनल टूर्स, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की थी, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जी आप ज़रूर बताएं, क्योंकि हम भी सुनना चाहेंगे। आपने लक्स अवार्ड भी किए हैं, और ये जो चैम्बर्स का भी आपने बताया था, हमारे व्यूवर्स को पता होना चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए उनको।
अच्छा, ये इवेंट्स का जो पार्ट है, जैसे मैडम ने बताया लाइफस्टाइल अवार्ड्स हो गए या इस तरह की कोई सर्विसेज हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉर्चुनिटी मुझे अल्लाह ताला ने दी कि मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के इवेंट्स के साथ एसोसिएट हो सकूं, जिसमें आपके इंटरनेशनल एक्सपोज हो जाएं, जैसे आइडियाज़ हो जाएं, या आपके गवर्नमेंट के ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं लाइक मुशर्रफ के इवेंट्स हो गए, डोनर कॉन्फ्रेंस हो जाए, या कोई ब्रांड लॉन्चिंग हो जाए जैसे टेलीनॉर हो गया, लक्सस्टाइल अवार्ड हो गया, इंटरनेशनल जो आपके एक्सपो 2020 है उनकी भी प्लानिंग टीम का पार्ट रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक आपको बहुत सारी लर्निंग्स देती है टाइम टू टाइम कि आपने अपने आप को किस तरह से एक्सेलरेट करना है और आपने अपने आप को एक्सपर्टीज़ को किससे इन्हेंस करना है। तो इसमें थोड़ा सा टफ़ टाइम भी आता है, ऐसा नहीं है, ये इट्स 22 ईयर्स की जर्नी है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स पर आपने अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करना है, किस तरह से आपने अपने आप को चीज़ों को, अपने कैरियर को बिल्डअप करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ये है कि फिर आप जब अपना स्टार्ट कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी कंपनीज़ में, अपने एक्शंस में, अपने स्टाइल में, ताकि वो एक लर्निंग जो हो वो आप इसको यहाँ पर यूटिलाइज आपने कर किस सकें। तरह से ये फ्रेंचाइज स्टार्ट की है जो आप अच्छा, जैसे मैं फ्रेंचाइज़ का अभी मैंने थोड़ा सा बताया कि कुछ टूर्स मेरे होते थे दुबई वगैरह का साइड है, मिडल ईस्ट साइड पे ना, तो वहाँ पर बहुत से इवेंट्स हम एक्सप्लोर कर रहे होते थे, जिसमें डिफरेंट कंपैरिजन भी देख रहे होते थे, और साथ साथ कुछ सर्विसेज हमने दुबई में भी लॉन्च की थी अपनी। तो हमने ये थोड़ा सा फील हुआ कि पाकिस्तान में भी बहुत से ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने वहाँ एक चीज़ नोट की थी कि इंडियन ब्रांड्स बहुत ज़्यादा थे जो एक मल्टी लेवल नेटवर्क्स पर बने हुए थे और एक लार्ज स्केल पे उनका एक सेटअप होते थे। तो वहीं से मेरा एक माइंड में आया कि क्या ये चीज़ हम पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी ब्रांड्स को क्यों ना करें, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये फील हो रहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है फ्रेंचाइज में, बिज़नेस में। जो पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं वो कुछ तो कर रहे हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं कर रहे जो हम इनको इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, बिंदु खान है, और दो बिंदु खान इंटरनेशनल है, लेकिन इस तरह के बहुत से ब्रांड्स हैं, जैसे आपके कोई स्पेशल निहारी वाला हो जाए या बेकरी हो जाए या अपैरल्स में ब्रांड्स हो जाए, तो वो ब्रांड्स को हम क्यों ऐसे सिस्टम बनाएं जो लोकल पहले इनको नेटवर्क पर शिफ्ट करें, फिर हम उनको लेकर जाएं इंटरनेशनल ब्रांड, ताकि एक रिकग्निशन आपकी देखा इंटरनेशनल जब जाते हैं तो आपकी बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो आप वहाँ पर देखते हो तो आपको बड़ी एक फीलिंग आती है कि आर पाकिस्तान ब्रांड ना। तो एक इस तरह से आपकी कल्चरल वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, तो ये बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है ओवरऑल एक आपकी इकोनॉमी में भी और आपकी ब्रांड बिल्डिंग में भी। तो ये एक छोटा सा एक रीज़न था जिसकी वजह से हमने फ्रेंचाइज एक एग्जीबिशन लॉन्च की 2017 में एट कराची एक्सपो सेंटर, जिसको हम ये चाह रहे थे कि हम उन ब्रांड्स को ऑन बोर्ड लाएँ जो अपने आप को मल्टी लेवल नेटवर्क पे जा सकें, क्योंकि पर्पज़ यही था कि एक उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जहाँ पर वो अपनी एक्सपेंशन कर सकें बिज़नेस की, और साथ साथ हमने एक छोटा सा एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन भी रखा हुआ था लाइक कॉन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ, जिसमें हमने उनके लिए थोड़ी सी एक्सपर्ट्स इनवाइट किए हुए थे फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर से जो एक फ्रेंचाइज बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। इन टर्म ऑफ कि हमने एक गवर्नमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के एक डायरेक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया हुआ था जो बेसिकली हमें ये गाइड कर रहे थे कि गवर्नमेंट की साइड पर फ्रेंचाइज बिजनेस या रिटेल बिजनेस को क्या क्या चीज़ें कंप्लाइंस करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना होता है, ताकि क्योंकि इसमें सबसे मेजर जो स्टेक होल्डर होता है किसी भी बिज़नेस की एक्सपेंशन में किसी भी कंट्री में, वो गवर्नमेंट सेक्टर होता है। क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को जितना इजी रखती है प्रोसेस को और प्लस आपके सिस्टम्स को, टैक्सेशन वगैरह को, उतना बिज़नेस कम्युनिटीज़ को सपोर्ट होता है कि वो अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करें। क्योंकि बहुत से एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर सब बिजनेसेस वालों को नहीं मालूम होता कि गवर्नमेंट्स ने हमारे लिए क्या बेनिफिट्स रखे हुए हैं, क्योंकि वो ना उनकी इंटरेक्शन होती है गवर्नमेंट से, ना वो खुद एक एफर्ट करते हैं कि हम भी तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सके। तो इसलिए हमने चाहा था कि हम कुछ इस तरह के लोगों को ऑन बोर्ड लाएं जो इन्फॉर्मेशन दे सके कि गवर्नमेंट के पास उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक ये एलिमेंट था। फिर हमने लीगल एक्सपर्ट्स को हमने इनवाइट किया हुआ था जो बेसिकली एक उन्होंने गाइड करना था कि आप जब भी कोई फ्रेंचाइज बिजनेस में शिफ्ट होते हैं तो वो आपको क्या क्या लीगल मैटर्स चैलेंजेस आ सकते हैं, लीगलिटीज़ क्या हो सकती हैं, क्या क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग्स होती हैं, आपकी लोकेशंस होती हैं, उसके लिए क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। क्योंकि बहुत से इसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स यही आता है कि आप
खुद अपना एक ब्रांड मैनेज करते हैं और एक आपका फ्रेंचाइज आपका पार्टनर है वो ब्रांड मैनेज करते हैं। दोनों की एक माइंडसेट का बड़ा इम्पोर्टेंस है कि आपने जो ब्रांड की जो आपने फीलिंग रखी हुई है, आपका जो फ्रेंचाइजी हो वो भी उसी लेवल पर आपकी प्रोडक्ट सेल करने में एफर्ट रखे। दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम दोनों होना का चाहिए। कंट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए, क्योंकि आप एक किसी भी दूसरे ब्रांड को ऑन करते हैं तो आपकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपने उसी को उस लेवल पे ही ट्रीट करना है, क्योंकि आपका जो प्राइमरी ब्रांड है वो कस्टमर को किस तरह से ट्रीट करता है, तो फ्रेंचाइजी को भी इम्पोर्टेंट है कि वो भी कस्टमर को इसी तरह से ट्रीट करें ताकि एक सेम यूनिफॉर्मिटी मिले। क्योंकि जो कस्टमर अगर कोई बर्गर खाने आता है या कोई सूट लेने आता है, वो ये नहीं देखता कि बैकएंड पे ये ऑनर है या दूसरा इसका फ्रेंचाइजी है, वो सिर्फ ब्रांड को देख रहा होता है। तो ब्रांड एंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको मेंटेन रखना है थ्रू आउट। तो यहाँ पर आके बहुत से लोगों में ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि स्पेशली फूड डिटेल में, कि एक ब्रांड की अपनी एक एसओपी है, उसका एक मेथोडोलॉजी है कि क्या प्रोसेस से स्टेप्स होकर ही बनना है, तो वहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होने हैं, उसको सेम क्वांटिटी पे सेम टाइमलाइन के हिसाब से उसको मीट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत से एरियाज़ ऐसे होते हैं, देखिए बिज़नेस है, बिज़नेस पे अप एंड डाउन्स होती हैं, कहीं पे बिज़नेस अच्छा होता है, कहीं पे कम होता है। तो बहुत से फ्रेंचाइजीज़ ऐसे होते हैं जो कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे पास ग्रोथ नहीं हो रही, हम इसकी कॉस्ट नहीं मीट कर पा रहे। तो वहाँ पर बहुत से लोकल साइड पर ये चीज़ें फेस हुई हैं कि वो इंग्रेडिएंट में चेंजेस लाते हैं, क्वांटिटी में चेंजेस लाते हैं, सर्विसेज में चेंजेस करते हैं, जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट क्रिएट होता है ऑनर्स में, ब्रांड ऑनर में और फ्रेंचाइज में। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो वहाँ पर हम लीगल एक्सपर्ट्स को इसलिए इन्वाइट करते हैं कि वो इस चीज़ को कैसे सोल्यूशन बनाते हैं कि लोगों को हाथ में जाके प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप जब फ्रेंचाइज आप लेते हैं उसकी एक हैवी कॉस्ट पे करते हैं ना, क्योंकि आप एक फ्रेंचाइज फी है, फिर आप आइडियली क्या पेमेंट होती है उसकी? इसमें वेरी करता है, इसमें कोई आप फिक्स वो फार्मूला नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट को आप फ्रेंचाइज करने जा रहे हैं, किस लोकेशन पर फ्रेंचाइज करने जा रहे हैं, किस प्रोडक्ट रेंज के साथ फ्रेंचाइज करने जा रहे हैं। इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 200,000, इवन 50,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है ब्रांड की एक जो उसकी जो सेल्स, उसकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसमें मल्टीपल एरियाज़ होते हैं आपकी फ्रेंचाइज ऑन करने में। लाइक आपकी एक लैंड कॉस्ट है, आप किसी के पास लैंड अपनी हो या किसी के पास रेंटल हो, वो एक कॉस्ट मैटर करती है। फिर आपके पास एक फिक्सचर की कॉस्ट है जो आपने पूरा सेटअप डिज़ाइन किया है। फिर आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, जो अगर फूड बिजनेस में जाते हैं तो कुकिंग यूटेंसिल ये सब कुछ, ये कॉस्ट है। फिर आपके पास स्टाफ की कितनी वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है, वो एक कॉस्ट है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट है। फिर साथ साथ फिर आपको एक अपने एरिया के हिसाब से सराउंडिंग में थोड़ी सी मार्केटिंग एक्टिविटी भी करनी चाहिए, उसकी भी कॉस्ट है। फिर आपको बिज़नेस देखिए इस्टेब्लिश होने में, किसी भी ब्रांड को बनने में तो सालों साल लग जाते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे हुए हैं ब्रांड्स जो रातों रात टॉप पर आए, लेकिन ज़्यादातर कहीं ना कहीं उनकी कंसिस्टेंसी होगी, उनका फोकस होगा और स्ट्रैटेजीज होंगी, और प्लस ये कि वो फिर ब्रांड तो होता ही है, लेकिन उस ब्रांड की क्वालिटी को मेंटेन करना वो फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो आपका जो एज ए इवेंट प्लानर का जो काम आप कर रहे हैं, उसमें आपने बताया लक्स स्टाइल्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंटरनेशनल लेवल पे आपने कहा कि किया है। तो कभी ऐसा होता है वहाँ से भी आप लोगों को ऑफ़र आती हो, तो आप इस तरह से कोई इवेंट प्लानर किया आपने? वहाँ से डिफरेंट कंपनीज हमें अप्रोच करती हैं फॉर एक तो इवेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी एक सर्विसेज है फैब्रिकेशन और स्टैंड बिल्डिंग का। तो उसके लिए बहुत से पाकिस्तान में ब्रांड्स आते हैं जो यहाँ पर लोकल सोर्सेज ढूंढ रही होती है, जिसको वो चाहते हैं कि हैंड ओवर कर सके, जो क्वालिटी वर्क करता हो और एक कमिटेड के साथ एक हमें डिलीवर कर सके। तो वो भी हमें अप्रोच होती हैं। साथ साथ फिर हमारे पास फ्रेंचाइज़ की साइड से भी काफ़ी रिस्पांस आता है। बहुत सी कंपनीज हमें कांटेक्ट करती है कि हमें फ्रेंचाइज़ पाकिस्तान में लॉन्च करनी है। ऑल्दो अभी करंट सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा चैलेंजेस आए हुए हैं, बट बहुत सी कंपनीज हैं जो चाहती हैं पाकिस्तान में फ्रेंचाइज ऑपरेट करना। चाहती है ना, आती नहीं। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस जो एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि गवर्नमेंट साइड पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस होती है, स्पेशली एक तो गवर्नमेंट साइड पे, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेशन के सिस्टम इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इवन नॉर्मल जो लोकल बिजनेसमैन है वो भी एक्सपेंशन करते हुए भी डरता है, क्योंकि आपने इसके ऊपर इतने हैवी टैक्सेस अप्लाई किए हुए हैं। जैसे कि आपने एक इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं,
इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, फिर आपके यूटिलिटी टैक्सेस हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। और सिस्टम आपके इतने ज़्यादा डिपार्टमेंटल्स बने हुए कि बाहर कंपनीज़ में क्या डिफरेंस होता है कि एक ही वन विंडो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड हो जाता है कि आप एक जगह जाएं आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हर जगह पर आपको कांटेक्ट करना है, और यहाँ पर चीज़ें इतनी इजी सिस्टम नहीं है कि लोग आराम से अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट कर लें। क्या आपको लगता है रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे मुल्क में, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों? इस क्यों का जवाब क्या है? गलती देखिए, कहाँ पे आ रही है? अगर हमारी मैं अपनी गलती है? नहीं, इसकी स्पेसिफिकली मैं अगर फ्रेंचाइज के हवाले से मैं बात करता हूँ ना, तो इसमें देखिए कोई फॉल्टी नहीं हो सकता इन द सेंस, बिकॉज कि देखिए फ्रेंचाइज बिजनेस पाकिस्तान में एक अभी तक कह सकते हैं कि प्री मेच्योर है, अभी मेच्योरिटी पे नहीं आया है। अवेयरनेस इसमें भी नहीं है लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि एक तो देखिए जो ब्रांड ऑनर्स है ना, वो एक माइंडसेट का गेम है। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आपने अपने बिज़नेस को या अपने ब्रांड को आफ्टर 5 इयर्स या 10 इयर्स के बाद कितना लार्ज स्केल पे देख रहे हैं। अब लार्ज स्केल को देखने के लिए आपने एक टारगेट सेट तो कर दिया कि मैं ये देख रहा हूँ। अब उसको अचीवमेंट के लिए आपको अपने मसल्स यूज़ करने होते हैं, आपके पास फाइनेंशियल इतना बैकअप हो, आपके पास टीम रिसोर्सेज ऐसी हो तो आप खुद मैनेज करें, और नहीं तो फिर आपके पास एक फ्रेंचाइज मॉडल होता है जो आपको एक मार्केट से इन्वेस्टर पुल करके आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए एट द एंड ऑफ डे सबका ऑब्जेक्ट तो अर्न मनी होता है, पैसा कमाना होता है, लेकिन कुछ लोग आजकल तो इसी का दौर चल रहा है। वो तो डेफिनेटली देखें, एक बिजनेस एक फीलिंग चाहिए ना, ये पैसा बनाना, ये आजकल नहीं, ये वैसे थ्रू आउट रहा है ना ये। एग्जैक्टली, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी उस तरह से हम नहीं, हमारे मुल्क में हो रहा है। यहाँ बहुत से एक टेक्निकल रीजनिंग है। अब देखिए अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा बिलीफ का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि हमें कहा गया है कैटेगोरिकली ओपनली कहा गया कि जो आपका लिखा वही मिलना है। अब हम उसको कोशिश करते हैं जल्द से जल्द दूसरों से ले लें, इससे ले लें, इससे ले लें, तो वो एक अनफेयर हो जाता है, दूसरों के साथ आप ज्यादती कर जाते हैं बहुत दफ़ा, और चीज़ अब टाइम पे ही आती है। लेकिन उसके लिए हमें मैंडेटरी है कि हम एफर्ट्स करते रहें, पैशंस रखें, और एक राइट डायरेक्शन पे अपनी मूव रखें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि जैसे मैंने माइंडसेट का बताया ना, उसमें जहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेफिनेटली अगर कोई इंडिविजुअल ब्रांड्स, लाइक अगर मेरे अपनी एग्जाम्पल दो तो मैं भी चाहूँगा कि मेरे भी 10 आउटलेट हों, अपनी जगह पे एक्सपेंड करें। तो आपकी और जो आपके पार्टनर्स की उसका एक फ्रिक्वेंसी मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे आपने अभी छोटी सी एग्जांपल दी कि यहाँ तो अभी करंट सिनेरियो में ये कि लोग चाहते हैं कि सब पैसा ले लें, तो फ्रेंचाइज जो पार्टनरशिप लेते हैं वो भी, उनकी भी अप्रोच एक बिज़नेस कमाना होता है। तो आप उसको रिस्पेक्टफुली उसको आप चीज़ें हैंडल करें और एक सीरियस बिजनेस की तरह उसको लेके चले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे ग्लोबली ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, इवन पाकिस्तान में भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, लेकिन उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसको आपने फॉलो करना मस्ट है। उस चीज़ को आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई सा भी काम हो, चाहे फ्रेंचाइजीज हो या कोई भी हो, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता। तो आपको यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। अच्छा ये बताइए, इवेंट प्लानर का जो आप काम कर रहे हैं उसको तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके पास टीम होती है, आप उसको लेके चलते हैं, तो कहीं ऐसा होता है कि आप लोगों को खुद क्लाइंट से अप्रोच करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या फिर रेफरेंसेस थ्रू नेटवर्किंग का आपका ऐसा है कि वाइड एरिया पे लोग ऑटोमेटिकली करते हैं, फिर भी आपको लगता है कि साइड बाय साइड या टाइम टू टाइम आपको उसकी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है? ये अक्सर होता है ना कि हमें इवेंट्स तो होते हैं, मेजॉरिटी ये कि नहीं होते उस तरह, उस लेवल पे नहीं होते। अगर आप इंडिया की एग्जांपल दें तो इंडिया में इवेंट प्लानर बहुत सारे आपको मिलेंगे, इस पर मूवीज़ भी बन चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में ये थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज होगा। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? अच्छा, इवेंट्स, क्योंकि इसकी बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, कि वो एजुकेशन सिस्टम पे आएगी कि क्योंकि थ्रू एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना पैथेटिक है कि हर तरह की फील्ड की एजुकेशन और स्किल सिखाई जाए तो स्टूडेंट्स आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है आपके अंदर भी ये जरासीम या तो फैमिली से आए होंगे, कहीं ना कहीं से आए होंगे, बट इनिशिएटिव आपने लिए कुछ और भी बन सकते थे। तो वही मैं कहना चाहूँ, क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट भी होगा, उस पर ज़रा बात करें। अच्छा, एक आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि कुछ जरासीम फैमिली से आए होंगे, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये कुछ चीज़ें ऐसी थी और होती भी हैं इंसान में जो फैमिली से शिफ्ट होती हैं आपके पास। तो एक मैनेजमेंट स्किल जो है कि हमारी मदर की एक स्पेशलिटी रही है थ्रू आउट
फैमिली में, तो वो कुछ जरासीम हमारे में आ गए थे कि हम एक मैनेजमेंट सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करें। फिर लकीली एक अपॉर्चुनिटी मिली एक्सपो विज़िट करने की, वहाँ पर लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ देखी, तो हमने कहा कि ये चीज़ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने आप को कुछ प्रूव कर सकते हैं। तो अब बात यहाँ पर ये है कि मूवीज़ डेफिनेटली इसके ऊपर भी बनी है, लेकिन एक और मूवी का मैं रेफरेंस दूंगा जो है, आप अगर देखें तो 3 इडियट्स, वो एक बेस्ट एग्जांपल है ना किसी भी काम करने के लिए। क्योंकि आप कोई सा भी काम करें, चाहे इवेंट्स प्लानिंग हो या कोई सा भी हो, वो एग्जांपल है। आपको एक चीज़ सिखाती है कि जिसमें आपका पैशन है ना, डिज़ायर होगी तो वो आप काम कर सकते हैं। आपको उसको अगर आप इसको प्रोफेशनल या कमर्शियल अपना बना देते ना, वो आपके लिए बड़ा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आपका एक उसके साथ एक रिलेशनशिप बन जाती है। तो उसके ऊपर आपकी फिर रिसर्च होती है, फिर आपको ऊपर एफर्ट होता है, फिर आप उसके ऊपर सोचते हैं, तो वो दोनों मैच कर जाती है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है मैक्सिमम टाइम। लेकिन सम टाइम ये होता है कि वो चीज़ का इन्वायरमेंट आपके इतना सपोर्टिव नहीं होता, इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो वो भी थोड़ा सा ये होता है कि आपको कुछ शिफ्टिंग रखनी पड़ती है। चैलेंजेस तो हर फील्ड में आते हैं ना, तो वो तो डिपेंड करता है अपनी कैसे उसको टैकल करते अच्छा, हैं। इवेंट्स का जहाँ तक कंसर्न रहा, तो इवेंट्स का भी देखिए, इसमें मेजर एरिया जो हमारे पास अच्छा टैलेंट नहीं बन सका, उसकी कुछ रीजनिंग है। अगेन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गवर्नमेंट साइड पे आते हैं, कुछ पॉइंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की साइड पे भी आते हैं, दोनों साइड पे। क्योंकि देखिए, बेसिक टैलेंट जो होता है किसी भी स्किल सेट का, वो आपका इंस्टीट्यूट बनाता है। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी एरिया स्पेसिफिक हो, वो टैलेंट प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपका एजुकेशन सेक्टर का ना। क्योंकि वो एजुकेशन आपको देंगे, वो टैलेंट निकलेगा और वो मार्केट में आएगा और वो अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करेगा। अभी कुछ प्रोफेशंस में जैसे आपके इकरा वगैरह ने कुछ इनिशिएट किए हैं कि कम्युनिकेशन वगैरह की साइड पर इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ की हैं। प्योर इवेंट मैनेजमेंट पे इतना ज़्यादा फोकस किसी ने नहीं किया। अब ये रीज़न की बेसिस पर बहुत से चैलेंजेस आते हैं, लाइक आपकी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन डेली बनती हैं और क्लोज़ होती हैं, बिकॉज कि एक किसी को ये आइडिया नहीं है कि व्हाट इज़ राइट वे टू डू, कि इवेंट्स मैनेजमेंट तो हम कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, एक शादी हॉल वाला भी इवेंट मैनेजमेंट करने लगा है, लेकिन क्या ये राइट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है। इवेंट्स की जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत ही रेयर केसेस में लोगों को एजुकेटेड हुई क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे ना, एजुकेशन के साथ साथ विद प्रैक्टिकल उनको पता चले। एक जो गैप है, जो हमने उसके ऊपर भी कॉन्फ्रेंस हमने प्लान की थी, अनफॉर्चुनेटली वो टाइम थोड़ा सा हमारा बहुत अर्ली था। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, वो 2012 की बात बता रहा हूँ मैं, जिसके लिए हमने बहुत से स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया था, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि बीइंग अ इवेंट मैनेजर कि यहाँ पर एडवर्टाइजिंग जो न्यूज़पेपर की एसोसिएशन है, आपकी दूसरी एडवर्टाइजिंग की एसोसिएशन है, सब है, जो बेसिकली आपके वो स्टैंडर्डाइज करती है चीज़ों को ना, कि ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ये चीज़ें, ये चीज़ें, ये एक फॉर्मेट है। इवेंट मैनेजमेंट में ये ऐसा अभी तक नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप जब तक ये चीज़ स्टैंडर्डाइज नहीं करते तो आपको नहीं आइडिया होता कि आप किस डायरेक्शन पे काम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप क्लेम तो कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, बट उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है, आपके पास कोई एक पूल नहीं है जहाँ पर आप ये चीज़ों को एक मेजर कर सकें। तो ये एक बड़ा गैप था, इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म इनिशिएट किया था, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और ब्रांड साइड पे भी काफ़ी चीज़ें इस पर सपोर्टिव हुई, बट उसके एक लेवल ऑफ एक रिक्वायरमेंट्स थी, उसको हम अचीव करना चाह रहे थे, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। लेकिन इन फ्यूचर हमारे प्लानिंग में है कि हम उसको किसी टाइम भी एग्जीक्यूट करेंगे, कि कोई जैसे इन्वायरमेंट थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है इस इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है, क्योंकि इसमें ना वो एसोसिएशन बन सकी ना गवर्नमेंट्स। अब एक और एलिमेंट गवर्नमेंट का, अगेन मैं वही जिक्र करूँगा कि एक इंडस्ट्री की एक समझ लें लेवल है, उस लेवल से अबव बिजनेस होता है तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट आती है। गवर्नमेंट भी यही देखती है कि अपना एफर्ट इतना ज़्यादा उस काम पे करे जिसको गवर्नमेंट्स को रिटर्न मिल सके। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट्स डेटा लेती है आपकी ट्रेड बॉडी से, एसोसिएशन से। अब हमारे पास यहाँ एसोसिएशन है नहीं, अब गवर्नमेंट्स को भी कुछ रिपोर्ट्स अपडेट्स नहीं होने कि ये काम का क्या एक फार्मूला बनाया जाए। तो यहाँ एक हेवी एफर्ट की नीड है कि जो इस चीज़ को हम करें और हम इसको एक स्टैंडर्डाइज करें, ताकि लोगों इस इंडस्ट्री की तरफ जब देखें तो उनको सबसे पहले इंटरनेशनली स्पेशली काफ़ी चीज़ें फॉलो होती हैं कि वो लोकल
एसोसिएशंस को फॉलो करते हैं। कोई भी एक्टिविटी करेंगे, चाहे वो इवेंट्स ही हो या चाहे कोई भी हो, वो लोकल की एसोसिएशन को सबसे पहले उठाएंगे कि उसका डेटा हम देखें कि क्या बिज़नेस एक्टिविटीज़ यहाँ पर है या नहीं है। तो ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट अगर इस बिज़नेस को ग्रो करना है। तो साथ साथ फिर जो दूसरा मैं एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जिक्र करूँगा कि बहुत से लोगों को ये आइडिया होता है कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, बड़ा फैंसी है, बड़ा ग्लैमरिस्ट है। नो डाउट उसके पीछे एफर्ट्स उसके होती पीछे हैं। बहुत हैवी एफर्ट्स होती हैं। इसमें आपकी मल्टीपल एफर्ट्स होती हैं, लाइक आपकी एक टाइम इन्वॉल्वमेंट होती है, आपकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती है, आपकी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, फिर आपकी ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्वमेंट है, फिर आपकी प्रोटेक्शन इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, आपके लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज ये होता है इवेंट्स मैनेजमेंट में कि इवेंट्स का जो टाइम है वो एक टाइम है, वो चेंज नहीं हो सकता। अब उसी टाइम को आपने बैकएंड पे जो वर्किंग की हुई हो वो सारा कनेक्टेड है उसके साथ एंड इस पर। टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे तो ये करना ये है, इस टाइम टाइम पे ये, मैनेजमेंट बिल्कुल। और आपकी राइट डिसीजन मेकिंग जो स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना उस इवेंट को मैक इट और ब्रेक इट कर सकता है। तो इस चीज़ को कंट्रोलिंग करना नो डाउट टैलेंट सब पे, उसको थोड़ा सा सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम फ़ौरन आए, फ़ौरन से आप एम्पायर ओवरनाइट आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो इट टेक्स ऑलवेज टाइम। तो आपको टाइम देना पड़ता है, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, और साथ साथ आपको लर्निंग्स भी लेनी होती हैं थ्रू डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ। इंटरनेट पे बहुत अच्छे डेटा अवेलेबल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो आपको ट्रेनिंग्स देती हैं। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि लोकल मार्केट्स की लर्निंग्स और आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स की लर्निंग में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, लेकिन आपको मेजर लर्निंग्स आ जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट देखिए, इवेंट्स का एक काम है जो इवेंट मैनेजर का, वो एक आप समझ लें लीडरशिप वाला काम है। ओके, इसमें अथॉरिटीज़ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है ना, जो हमने देखी हैं। आपको उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने अपना जो सेल्फ मैनेजमेंट है ना वो उसको लूज़ नहीं करना है। वो थोड़ा डिफाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लाइक आपको एक ऑर्डर आ गया हमाद साहब की तरफ से, फिर आप एज अ इवेंट प्लानर आपने जो टीम रखी है, तो आपको उसको कैसे उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि किस तरह से, जैसे आपने कहा टाइम का आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि कोई भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास आपको मैं एक पॉइंट भी मिस कर गया जो आपने बताया कि बिज़नेस कैसे आप अप्रोच करते हैं ना, उसमें वही अगेन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ आपकी अप्रोच होती हैं। लेकिन एक तो आपका रेफरेंस बेस्ड बिल्डअप हो चुका होता है कुछ अर्से तक, सम टाइम, या न्यू के लिए उसको अपनी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए क्लाइंट्स के पास जाने पड़ते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना पड़ता है कि सर्विसेज को, क्योंकि इट्स अ सर्विस बिजनेस इवेंट मैनेजमेंट, आपको सर्विस को प्रेजेंट करना पड़ता है कि आपके पास जो सर्विसेज हैं वो क्यों डिफरेंट हैं दूसरों से, क्योंकि आपके कस्टमर के लिए जो एरियाज़ होते हैं जिससे आपकी प्रोडक्ट सेल होती है, वो एक तो आपकी सर्विसेज होती है, आपकी कॉस्ट होती है, आपकी कमिटमेंट होती है, और आपका एक एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका एटीट्यूड, जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो सबसे पहले तो आपका एक्शन उनको डिफाइन कर देते हैं कि आपकी जो स्किल है वो कितनी इसमें है या नहीं है। वो एक बड़ा बिल्कुल सामने वाले को जजमेंट में आइडिया दे देता है। तो ये चीज़ों को लर्न करने में, सीखने में थोड़ा सा आपको एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी सॉर्ट ऑफ फॉर्म में, लाइक वो ट्रेनिंग्स हो या कोई आप ओपिनियन किसी से ले लें काम शुरुआत करने से पहले। फिर आपके पास कोई क्लाइंट्स कोई चीज़ें आपको शेयर करता है कि हम ये फ्यूचर प्लान करना चाह रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा वैल्यूएट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और उसमें से की एरियाज आप डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास ये मेजर स्कोप ऑफ वर्क क्या है। लाइक उसमें आपकी एक वेन्यू मैनेजमेंट आ जाती है, प्रोडक्शन इसमें स्कोप कितना है, ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्वमेंट कितना है, आपके पास परमिशंस रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इस तरह के फिर आपको एरिया डिफाइन करने के बाद फिर आपकी अपनी टीम की थोड़ी सी वैल्यूएशन करनी पड़ती है कि आपकी अपनी इनसाइड जो कंपनी है उसमें कितनी एक्सपर्टीज़ कैपेसिटी है नहीं है। अगर वो स्मॉल स्केल है और आप ये फील करते हैं कि ये मैं इन हाउस मैनेज कर सकता हूँ, तो आप उसको फिर अपने हिसाब से चीज़ें अरेंज करके आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। सम टाइम ये होता है कोई लार्ज स्केल पे सेटअप जाते हैं तो उसमें आपको बहुत सी ऐसे एरियाज़ होते हैं जो आपको
आउटसोर्स करने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी एक लिमिटेड स्कोप, एक कैपेसिटी है। क्योंकि नॉर्मली इवेंट्स की जो टीम्स होती हैं कोई लार्ज स्केल टीम्स नहीं होती हैं, वो जस्ट लाइक 5 to 10 लोगों तक ही मैनेज होती हैं। फिर ऑन द टाइम ऑफ इवेंट्स होते हैं तो वो फिर वो आउटसोर्स करते हैं या टेम्प्रेरी स्टाफ ऑन बोर्ड लेते हैं। तो इसमें फिर ये होता है कि आप देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपर्ट लोग हैं इन हाउस, उनको वो डिवाइड कर देते हैं कि प्रोडक्शन परचेजिंग सेपरेट हो जाए, फाइनेंशियल सेपरेट हो जाए, आपकी ऑपरेशन ऑन ग्राउंड टीम सेपरेट हो जाए, और फिर आपकी जो डिज़ाइनिंग कम्युनिकेशन है वो एक सेपरेट टीम हो जाए। तो ये एक टीम वर्क है। इसमें ये कोई नहीं कह सकता कि ये आप इंडिविजुअल अकेले ही सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, नहीं। इसमें आपको जब तक टीम होगी आप इंशाल्लाह इसको अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा जो भी लर्निंग्स क्लाइंट साइड से आती है, जो भी क्वायरीज़ आती है, उसको अच्छे से स्टडी करना है और आपने उसको सही तरह से प्रेजेंट करना है कि आपके माइंड में क्या है, इसको एग्जीक्यूशन प्लान कैसा होना चाहिए। क्योंकि देखें, आइडियाज़ तो डेली आपके माइंड में 50 आते हैं, मेरे जहन में भी रोज़ 50 आता है। प्राइमरी जो आपका आइडिया का जो सक्सेस है वो एग्जीक्यूशन है। जितनी अच्छी एग्जीक्यूशन होगी, जितनी अच्छी स्मूथ एग्जीक्यूशन होगी, उसका सक्सेस उसी के ऊपर बेस करता है। क्योंकि आइडियाज़ तो आज नहीं तो कल नहीं तो वो चेंज होते रहते हैं। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये बताएं कि सरहान का अभी आपने इंक्यूबेशन सेंटर विज़िट किया, सरहान से के बारे में आप एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट विल यू से दैट कि वो जो जिस मिशन और विजन के लिए काम कर रहे हैं, जिस कॉज के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैंने अभी आपका सेंटर विज़िट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह का इनिशिएटिव एक रिहान साहब ने लिया है। और ये एक मैं आपसे कहूँ अपने पर्सनल लेवल पर कि ये बहुत ही ज़रूरी है आजकल के टाइम में। क्योंकि हमारे पास आप ये देखें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 5th या 6th नंबर पर आती है वर्ल्ड में, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ कोई भी कंट्री होता है वो बड़ा एक अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके पास इतनी पॉपुलेशन है और साथ साथ हमारे पास यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन ज़्यादा है। आपका 65% यंग है, यूथ है। तो उसमें आपको एक तो शुक्र अदा तो करना चाहिए कि हमारे पास ये टैलेंट है, लेकिन उन टैलेंट को हमने किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है उनको स्पेशल स्किल सेट में, जहाँ पर वो एक अपनी प्रॉस्पर लाइफ के लिए कुछ कर सकें और साथ साथ एक इकोनॉमी में एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकें। तो उस जो प्रोडक्शन जो आपका टैलेंट है, उसके लिए आपके पास प्लेटफॉर्म बनाना एक बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है कि इससे आप लोगों को एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को आसान और अच्छा बना सकें। और इट्स आई थिंक कि एक आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और एक आपका एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेकी भी है कि आपने किसी की ज़िंदगी में अच्छा काम करवा के देना। इट्स अ गुड थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ मेमन साहब का कि इन्होंने इतनी अच्छी बातें हमें बताई इवेंट प्लानर के बारे में। और ये चीज़ें हमारे मुल्क में काफ़ी लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है, थोड़े बहुत कुछ को है, कुछ को नहीं। हमारे जो व्यूवर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले और आप सीखें कि आपको पता चले कि किस तरह से हर तरह की फील्ड्स पे लोग काम कर रहे हैं। तो अपने आपको भी मैं ये कहूँगी कि ये आप लोगों के साथ जितने लोग हमारे पास आते हैं, जो हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, इस वजह से करते हैं कि आपको अवेयरनेस हो, आपको पता चले, आप भी अपने माइंडसेट को यूज़ करते हुए किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ें, कंफर्ट जोन से निकलें और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए अपनी आपको चेंज करें, अपने आप को स्किल पर्सन बनाएं ताकि आप कामयाब हो। आप कामयाब होंगे, घर कामयाब होगा और पूरे मुल्क कामयाब होगा। इसके साथ ही महताब खान तनोली को इजाज़त दीजिए और आसिफ साहब को पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।